नमस्कार। आज हम मधुमक्खी हनी बी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हनी बी में हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हनी बी का जो वर्गीकरण है मधुमक्खी का, उसमें इस प्रकार है। जगत है इसका, किंगडम जो है वो प्राणी जगत के अंतर्गत आता है, और उप जगत है जो सब किंगडम है वो मेटाजोआ है। ठीक ध्यान से सब लोग सुनेंगे। उसी प्रकार इसका जो शाखा है वो एंटोरोजोआ है, और इसका जो डिवीज़न है, प्रभाग है, वो बाइलेटेरिया है। खंड जो है इसका, वो सेक्शन जिसको बोलते हैं, वो खंड जो आता है यूसिलोमेटा है। और इसका जो संघ है, फाइलम जिसको बोलते हैं, वो आर्थ्रोपोडा है। और उपसंघ है, सब फाइलम इसका, जो सब फाइलम इसका आता है वो मैंडिबुलेटा है। और इसका जो क्लास यानी वर्ग जो आता है वो इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आता है मधुमक्खी। ऑर्डर जो गण है, वो आर्डर इसका जो आता है वो हाइमेनोप्टेरा है। और वंश जो है वो इसका आता है एपिस का। उसी प्रकार इसका जो स्पेसीज जो जाति है वो मेलिफेरा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं मधुमक्खी के बारे में, उसका जो वितरण एंड स्वभाव, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट में मधुमक्खियाँ विश्व भर में पाई जाती है, ये सब लोग जानते हैं। और जो यानी यूरोप की सामान्य मधुमक्खी जो एपिस मेलिफेरा है वो होती है। भारतवर्ष में मधुमक्खी जो है वो बहुत प्रकार की मधुमक्खी की जाति जो पाई जाती है। इसमें कुछ मधुमक्खी की जो जातियाँ हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले भारतवर्ष में जो पाई जाने वाली मधुमक्खी है उसके बारे में। तो उसमें फर्स्ट आता है सारंग मधुमक्खी, एपिस डोरैट जो आता है। तो इसके बारे में जानते हैं सारंग मधुमक्खी के बारे में। तो सारंग मधुमक्खी भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये आकार में लगभग 20 मिलीमीटर, यानी ये आकार में 20 mm की होती है सारंग मधुमक्खी जो है। तथा अभी ये जो मधुमक्खी है यानी सभी मधुमक्खी से बड़ी होती है ये, तथा शहद भी अधिक बनाती है। अर्थात जो भारतवर्ष में सारंग मधुमक्खी पाई जाती है 20 मिलीमीटर लंबी होती है, और ये सभी मधुमक्खी से बड़ी होती है, और इसकी शहद भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये मधुमक्खियाँ वृक्षों की शाखाओं, ऊंची इमारतों की जो छज्जे है अथवा पहाड़ी भागों में जो गुफा पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है, उस पर अपना छत्ता बनाती है। इनका जो स्वभाव है उत्तेजनापूर्ण होता है। इसे छेड़ने पर ये शीघ्र क्रोधित हो मनुष्य व पालतू जानवरों पर आक्रमण करती है। ठीक है, ये सारंग मधुमक्खी कभी कभी झुंड के रूप में एक साथ मिलकर आक्रमण करती है। ये तो जो सारंग मधुमक्खी होती है वो प्रसवनी प्रकार की माइग्रेटरी होती है ना। गर्मियों में पहाड़ी पर तो सर्दियों में मैदानी पर आ जाती है, ये माइग्रेट करने वाली होती है। इनके एक छत्ते से लगभग 15 से 40 किलोग्राम तक शहद प्राप्त होता है। इतना ज़्यादा शहद, 15 से 40 किलोग्राम। इसके छत्तों का आकार कभी कभी 1 मीटर तक होता है। इसे पाला नहीं जा सकता ये वाली मधुमक्खी को। ठीक है, सारंग मधुमक्खी बहुत क्रोधित आक्रमण करने वाली होती है, खतरनाक है समझो। सेकंड जो आती है वो भारतीय मौना है। तो भारत में पाए जाने वाली सेकंड के बारे में जानते हैं। भारतीय मौना के बारे में एपिस इंडिका है जिसको बोलते हैं। तो यह शांत स्वभाव वाली होती है ना, तथा आसानी से पाली जा सकती है। इसका आकार लगभग 15 मिलीमीटर होता है। इसका आकार 15 mm का होता है। ये अंधेरे पर रहना तथा काम करना अधिक पसंद करती है। इसके छत्ते घनी झाड़ियों, पेड़ों के खोखले तथा तनों की शाखाओं एवं घरों की जो छत होती है उसके नीचे मिलता है ये, जिनका आकार छोटा होता है। प्रत्येक छत्ता से लगभग 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। ये अपने पुराने छत्तों को छोड़कर बहुत कम ही इधर उधर जाते हैं ये। ठीक है, और ये आकार व आकृति में एपिस जो मेलिफेरा से मिलती जुलती है, परंतु एपिस मेलिफेरा भारतीय मौना से 9 से 10 गुना अधिक व अच्छे किस्म का शहद उत्पन्न करती है ये। ठीक है, एपिस जो मेलिफेरा को आजकल भारत के ऊपरी भागों में पाला जाता है। ठीक है, सारंग के बाद अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो तीसरा जो इसका प्रकार है मृगा मधुमक्खी, इसी को बोलते हैं एपिस फ्लोरा। तो ये आकार में भारतीय मौना से छोटी होती हैं।
ये खुले स्थानों पर छत्ता बनाती है जो आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक छत्ते से जो एक छत्ता है उसे एक बार में केवल 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। इसका जो शहद सबसे अधिक मीठा होता है, ये सर्दी सहन न कर सकने के कारण पहाड़ों पर नहीं मिलते ये, ठीक है। चौथा आता है, हम लोग देखते हैं डंपर मधुमक्खी। ये डंपर जो मधुमक्खी होता है, ये सबसे छोटी मधुमक्खी है। इनके डंक नहीं होते हैं। यह बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। ये अपना छत्ता जो है वृक्षों के खोखले तनों तथा दीवारों के फटे जो स्थान होते हैं उसके झुंडों भर बनाती हैं। छत्ते बहुत छोटे होते हैं जिससे शहद की है वो मात्रा है बहुत कम प्राप्त होती है, ठीक है। ये वाले जो डंपर मधुमक्खी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्ते की जो संरचना है इनका मधुमक्खी का, वो उसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। छत्ते की जो संरचना है उसके बारे में, तो जो मच्छिका यानी मोम होता है जिसको बेस वैक्स बोलते हैं जिसको, ये मच्छिका मोम से बनी होती है। यह मोम श्रमिकों के वक्ष भागों से उत्पन्न होती है। छत्ते में षष्ठकोणीय कोष्ठों के 2 स्तर होते हैं। कोष्ठों की जो दीवारें अति महीन होती हैं और इसके बीच रिक्त स्थानों को प्रोपेलिस यानी प्रोपेलिस नामक पदार्थ से ढका व बांधा जाता है। प्रोपेलिस जो है वो पेड़ों से प्राप्त एक प्रकार का रेजिन है, ठीक है। और इसके जो छत्ते हैं उसमें बहुत सारे प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें जैसे संग्राहक कोष्ठ है, स्टोरेज सेल जिसको बोलते हैं, ये छत्ते किनारों व शिखर पर होते हैं। इसमें पराग व मधु संचित रखा जाता है। ये मोम में या मोम से ढके रहते हैं, जो इसकी संग्राहक कोष्ठ। उसके बाद जनन कोष्ठ इसका पाई जाती है। जो ब्रूड सेल्स है ये छत्ते के मध्य भाग में तथा निचली ओर होते हैं। इसमें अंडे व शिशु होते हैं, ठीक है। और कुछ जातियां हैं उसमें अन्य प्रकार के जो कोष्ठ पाए जाते हैं। जो इनकी जनन जो कोष्ठ है उसी के अंतर्गत इसमें पहला आता है श्रमिक कोष्ठ। तो जो श्रमिक कोष्ठ है यानी वर्कर सेल्स है, ये छोटे कोष्ठ होते हैं। फिर नर मक्खी कोष्ठ आता है, तो नर मधुमक्खी जो कोष्ठ है ये बड़े कोष्ठ होते हैं। और उसके बाद शाही कोष्ठ आता है। तो जो शाही कोष्ठ है क्वीन सेल, ये बड़े तथा अनियमित आकृतियों के होते हैं। ये कोष्ठ निश्चित समय के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, बार बार प्रयोग नहीं किए जाते, ठीक है। जैसे हम मधुमक्खी की जो छत्ते हैं उसका डायग्राम देखते हैं अपने किताब से। तो डायग्राम किताब से देखते हैं तो इसमें ये दिखाया जा रहा है, देखो ये वाला जो सेल्स है ये पूरा उसका छत्ता है मधुमक्खी का। तो ये वाला जो सेल्स है वो वर्कर सेल है, यानी वर्कर सेल यानी कि क्या बोलते हैं, श्रमिक कोष्ठ वाला भाग है। और ये हनी ऑफ पोलन सेल्स है ये वाला, ठीक। इसके बाद ये जो बड़ा आकृति वाला जो कोष्ठ दिखाई दे रहा है यही क्वीन सेल्स है, यानी शाही कोष्ठ जो बोलते हैं, यहाँ पर क्वीन सेल्स है। और ये वाला जो सेल्स होता है थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में, वो ड्रोन सेल होता है जिसको बोलते हैं नर प्रकोष्ठ जिसको बोलते हैं, यानी नर कोष्ठ वाला भाग है ये वाला भाग, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक जीवन इसका, जो मधुमक्खी है उसका सामाजिक जीवन सोशल लाइफ के बारे में इसका देखते हैं। सोशल लाइफ इसका क्या होता है, लाइफ इसको बोलते हैं, सेल नहीं बोलेंगे, है ना। सोशल जो लाइफ है इसका सामाजिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे। तो जो मधुमक्खी है वो उच्च श्रेणी के सामाजिक प्राणी है। ये समूह बनाकर परिवार में रहती है। प्रत्येक समूह में कई छत्ते मिलते हैं एवं सभी छत्तों में एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। इसमें मधुमक्खियां बहुरूपता तथा श्रम विभाजन को प्रकट करती है। ये एक ही परिवार के लगभग इसका 30,000 से 50,000 सदस्यों में एक रानी है ना, और 150 से 200 नर तथा शेष श्रमिक होते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार का ये सामाजिक जो है और संयुक्त परिवार है उसको ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। इसके बाद इसका जो बाह्य आकार की है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो मधुमक्खी है उसका मधुमक्खी का शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। सिर, वक्ष और उदर में इसका जो शरीर है वो बटा रहता है। तो हम पहले देखते हैं इसका जो हेड है, सिर है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इसका जो सिर है वो चौड़ा एवं त्रिभुजाकार होता है। इसके 2 संयुक्त नेत्र होते हैं, 3 नेत्रक या होती है और एक जोड़ी छोटी छोटी एंटीनी और नीचे की ओर विशेष प्रकार के मुख उपांग होते हैं, जो इसका जो चाटने व चबाने के लिए क्या होता है, उपयोजित होता है।
इसके डायग्राम में ये दिखाया गया है अपनी किताब के। मधुमक्खी का सिर और उसके मुख जो उपांग होते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसका, ये ग्लोसा कहलाता है। और ये वाला जो भाग है वो फ्लेजम होता है। और ये वाला जो भाग होता है उसका लेबियल पाल्म होता है। ठीक है, ये वाला जो प्रभाग जो देख रहे हो क्या है, पैराग्लोसा हुआ है। और ये वाला जो भाग है वो गेल का होता है। और ये वाला जो प्रभाग जो दिख रहा है आपको यहाँ वाला, वो है पेलिफर कहलाता है। और ये वाला जो भाग है वो क्या है, प्रेमेंटम होता है। और इसके जो प्रेमेंटम के बाद ये वाला जो भाग है, इसके ऊपर की जो होता है मैक्सिलरी पाल्म होता है। और ये वाला जो भाग है वो है मेंटम कहलाएगा। और ये वाला भाग है वो लॉरम कहलाता है। और ये वाला भाग है लेब्रम है इसका। और ये वाला जो प्रभाग जो दिख रहा है वो कार्डो होता है। और इसके जो अलग अलग जो सिर में जो भाग दिखा रहा है, मैंडिबल इसको बोलते हैं। उसके बाद ये वाला भाग है स्टिपेस जो होता है। और ये वाला जो प्रभाग है वो वेलिफर होता है ना। तो इस प्रकार का इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो इसके सिर है उसमें जो चबाने के उपयोजित होते हैं, उसके इसमें क्या होता है, पुष्पों से मधु पीने व मोम बनाने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। ठीक है। और इनके जो मैंडिबल में दांत नहीं होते। श्रमिकों के दोनों मैंडिबल चपटे व चम्मचाकार होता है तथा परागकणों और मोम को मुख द्वार में लाने व फिर इसे उगलने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। दोनों जो मैक्सिला में केवल गलिया भाग अच्छी तरह विकसित तथा पत्ती जैसे फैले होते हैं। लेवियल में केवल ग्लासा जो वाला भाग है तथा पैल्प अच्छी तरह विकसित होते हैं। और ग्लासा जो सूंड है, सकिंग ट्यूब जिसको बोलते हैं, वो ग्लासा सूंड का निर्माण करता है, जिसके द्वारा मक्खी तरल भोजन का क्या करता है, पान करती है उसका। और सूंड के सिरे पर गोल बटन जैसी रचना लेबेला है वो होती है, इसका जो सिर है उसमें। ठीक है। इसके बाद हम इसका देखते हैं वक्ष जो है वो क्या है, वक्ष के बारे में। तो ध्यान सुन लेते हैं इसके बारे में। इसका डायग्राम फिर देख लेंगे हम लोग किताब से। तो इसका वक्ष है अग्र व मध्य पश्च है ना। इसका जो वक्ष है अग्र, मध्य व पश्च वक्ष में विभक्त होता है। इन तीनों भागों में क्या होता है, 3 जोड़ी टांगे तथा मध्य व पश्च वक्ष में 2 जोड़ी पंख होते हैं। पहली टांगों के टिबिया खंड में एक और बालों की पंक्ति, तंत्र ब्रूस जो एक और है इसका बालों की पंक्ति, नेत्र ब्रूस आई ब्रश जो है वो का कार्य करती है। इसी से मक्खी है नेत्रों पर लगे कुछ परागकणों को वहां से छुड़ाती है। टार्टस की प्रथम खंड पर बालों का बना समूह शरीर के अगले जो भाग है उसके परागकणों को छुड़ाने के काम करता है। इसी खंड के जो अर्धचंद्राकार खांचे में स्थित बालों को एंटीना कॉम्ब कहते हैं। और मक्खी इसी खांचे में से एंटीना को खींचकर उस वहाँ से परागकण छुड़ाती है। दूसरी टांगों के टार्टस खंड जो होता है, बालों का घना ब्रश अगली टांगों तथा वक्ष से परागकणों को छुड़ाता है। और जो तीसरी टांगों के जो पराग ब्रूस है वो बीच वाली टांग तथा उदर भाग से परागकण को छुड़ाते हैं। इन्हीं टांगों में टिबिया खंड खोखले अर्थात थैलों के समान होते हैं। इसमें पराग टोकरी या पोलन बास्केट इसको कहा जाता है। ठीक, जैसे इसमें देखते हैं डायग्राम में अपना जो मधुमक्खी के जो पैर हैं, तो इसका जो ये वाला पैर है, ये वाला आई ब्रूस कहलाता है। और आँख में जो परागकण है उसको छुड़ाने का कार्य करती है। ये इस पर एंटेनम जो वाला भाग है, ये वाला इस पर है। और ये इसका एंटेनम वाला जो भाग है इसमें पैर में उसका, ठीक है, ये वाला जो भाग है। उसके बाद ये वाला जो उनका जो पैर है वो ये वाला भाग इस ओर है। और ये पोलन ब्रश जो है परागकण को छुड़ाने वाला कार्य करते हैं जो। उसके बाद ये वाला जो पैर है वो टिबिया जिसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आउटर। और ये है छोटे छोटे कण पोलन बास्केट है। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पैर का जो भाग दिख रहा है ये है ऑरिकल, और ये है पोलन कॉम्ब, और ये है इनर वाला भाग है जो। ठीक है। इसके बाद इसका जो भाग को देखते हैं इसमें किताब में, मधुमक्खी के जो पैर है उस वहाँ पर देखते हैं। तो ये है प्रोन्टम,
ये है लेग 1, लेग 2 और ये है लेग 3, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ये प्रोनोटम और लेग 1, ये है मेजोस्टेरनम और ये है मेजोस्कुटलम और ये है मेजोनोंटम और ये है मेटानोंटम और ये है वाला जो भाग दिख रहा है प्रोटकम और ये वाला जो भाग है एब्डोमिनल सेगमेंट इसको बोला जाता है और ये है टेरगम्फो और ये है स्पाइरिकल और ये है स्टेमम सेवन। तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाग है वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। इसके बाद इसका उदर वाला जो भाग है उसको देख लेते हैं। तो उदर में स्पष्ट दिखाई देने वाली 6 खंड होते हैं, ठीक है। रानी तथा श्रमिक मक्खियों के उदर भाग में आत्मरक्षा के लिए डंक होता है। श्रमिक मधुमक्खियों के उदर भाग के अधर तल उपस्थित ग्रंथियों से महीन सल्कों के रूप में मोम यानी वैक्स क्या करते हैं, स्त्रावित करते हैं। मोम की जो मैंडिबल्स होते हैं वो मैंडिबल से क्या होता है, चबा चबा कर ये छत्ते का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रानी मधुमक्खी के बारे में।